नेक्स्ट विधानसभा जो है वो फतेहाबाद है, तो क्या लगता है आपको वहाँ पे जो ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है अभी? हम जिसे आजकल जेंसी टर्म में कहते हैं घोस्टिंग करना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सब पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ना कुछ घटाव बढ़ाव देखने को मिल सकता है। ज़्यादा ओबीसीज और एससी का है, यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को दिमागदारी और सोच से वो उतारे। भाजपा नेशनल लेवल पे थोड़ा सा उनके वोट्स घटने को दिख सकते हैं। फेसबुक या नेता बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट विधानसभा जो है वो फतेहाबाद है, तो क्या लगता है आपको वहाँ पे जो ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है अभी? किसकी लग रही है कि 2027 में इसका विधानसभा आएगा, बीएसपी की या समाजवादी पार्टी की या जो भाजपा है उसकी? तो क्या लगता है जो ज़मीनी स्तर पर क्या रुख है? जी, अब हम बात करते हैं फ़तेहाबाद के एनालिसिस की। तो फ़तेहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप है और एरिया माना जाता है। ये एरिया बेसिकली रूरल बेल्ट एरिया है और डोमिनेटेड है, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, कास्ट वाइज इक्वेशन है, वो हेविली डिपेंड करता है कि कौन सा प्रत्याशी जीतेगा और कौन सा प्रत्याशी पीछे रहेगा, जिसे हार का सामना देखने को मिलता है इलेक्शंस में। तो करंट जो पॉलिटिकल स्टेटस है, बेसिकली जो अभी करंट एमएलए हैं 2022 जो विधानसभा था उसमें छोटेलाल वर्मा ने जीत हासिल की थी, करंट एमएलए हैं, और उन्होंने 2022 के असेंबली इलेक्शंस में एसपी की जो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट रह चुकी हैं रूपाली दीक्षित जी को उन्होंने 53,235 वोट्स के बड़े मार्जिन से हराया था। खासकर ये सीट भाजपा और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है और खाते में सबसे ज़्यादा रहा है, और सबसे ज़्यादा खाता जो है वो इंटरनेशनल कांग्रेस का और भाजपा का सबसे ज़्यादा खुलता है। यहाँ पे 5 बार जीत हासिल की है और कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल की है, दर्ज किया है अपने खाते में। तो जो हम बात करेंगे छोटेलाल वर्मा जी के बारे में कुछ। छोटेलाल वर्मा जी उत्तर प्रदेश में फ़तेहाबाद भाजपा से एमएलए हैं इस एरिया के, और वो अब तक कुल मिलाकर 4 बार एमएलए रह चुके हैं इस एरिया से। तो बीच में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और बसपा के टिकट पर भी इलेक्शन वो जीते हैं पहले भी। 2007 के असेंबली इलेक्शंस सपा से भी चुनाव लड़े थे वो। तो मैं ये बता दूं कि छोटेलाल वर्मा जी का जो टोटल वोट शेयर रहा है भाजपा से वो था 1,08,811, और वोटिंग शेयरिंग उनकी थी 51.05%। और रूपाली दीक्षित जी की जो दूसरे स्थान पे आई थी सपा से, उनका वोट शेयर था 55,576, और जो वोट शेयरिंग उनका था 26.07%। तो बेसिकली फ़तेहाबाद में जो SIR, जो अकॉर्डिंग टू SIR जो अभी सेंसस आए हैं उसमें कुछ वोट्स की मतलब घटाया बढ़ाया गया है, और ख़ासकर घटाया ज़्यादा जा रहा है क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोट्स थे उन चीज़ों को थोड़ा साइड नेग्लिजेंस दिया जा रहा है, क्योंकि उन जो ट्रिपल टाइम डबल टाइम वोटिंग्स करते हैं, मैंने बताया था पहले भी सिनेरियो में कि उसके वजह से थोड़ा सा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ना कुछ घटाव बढ़ाव देखने को मिल सकता है आने वाले चुनावी माहौल में। और उसमें जो डेटा है सेंसस टोटल वोटर्स जो है इस एरिया के वो है 2,95,623 वोटर्स हैं, और इसमें जो 1,63,205 वो पुरुष हैं, मेन हैं, और जो 1,32,416 है वो विमेन है। और कास्ट कैटेगरी की बात करें हम एक एक करके आपको बताते हैं कि SC में ब्राह्मण्स में कितने सेंसेस और कितने संख्या है खासकर इस पॉपुलेशन, और कितने पॉपुलेटेड कितने कैटेगरीज में आते हैं। तो बेसिकली बात करें SCs में तो 17.75% है, और 52,000 प्लस जाटव, कोरी और खटीक समुदाय से लोग आते हैं। इसमें प्रभावी क्षेत्र हैं इन लोगों का सबसे ज़्यादा, और OBCs का खासकर। और जो स्वर्ण कैटेगरी के लोग हैं 23%, और उसमें से 70,000 सीट्स बिल्कुल उनके उसमें हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण की संख्या फ़तेहाबाद और बाहा में सबसे ज़्यादा मजबूत है और सबसे ज़्यादा मानी जाती है, मैं आपको बता दूं अच्छे से। और स्वर्ण कैटेगरी में ठाकुर और क्षत्रिय जो है 13.5%, 13% जो 40,000, और OBC जो है 35,000 है। 1 लाख से ज़्यादा वोट्स हैं OBCs कैटेगरी के,
और जिससे एमएलए छोटे लाल वर्मा जी हैं वो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और निषाद समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाल ही में, और वो निषाद समुदाय से बिलोंग करते हैं। और ख़ासकर ये जो कास्ट इक्वेशन है इस एरिया का, सबसे ज़्यादा ओबीसीज और एससी का है और ब्राह्मण्स स्वर्ण कैटेगरी का भी है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ ओबीसीज की चलती है। तो ये एरिया ओबीसीज को जो कैंडिडेट्स आए हैं, प्रत्याशी छोटे लाल वर्मा जी जो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका काइंड ऑफ मजबूत पकड़ है ओबीसीज उसमें कम्युनिटी में खासकर। तो और मुस्लिम की मैं बात करूँ तो 5% है, 5% है, 15,000 15,000। तो अभी वो एक्टिव कैंडिडेट है जैसे जनता बहुत पसंद कर रही है। जैसे छोटे लाल वर्मा जी हैं वो हैं एक्टिव हैं, बट इतने एक्टिव नहीं हैं, नितिन वर्मा के अकॉर्डिंग इतने एक्टिव नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। और वो एक तरीके से वहाँ पे लोगों की यही है कि हम जिससे हमारे जो नेता हैं वो एक तरीके से गायब हो जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से बीच बीच में गायब हो जाना है ना, हम जिसे आजकल जेंसी टर्म में कहते हैं घोस्टिंग करना, वो करते हैं बेसिकली। तो लोगों का ये कहना है कि छोटे लाल वर्मा जी काम कर रहे हैं बट बीच बीच में वो गायब हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और निषाद जो समुदाय हैं और कम्युनिटी है उसको लेकर ज़्यादा उनका थोड़ा एक तरीके से झुकाव है, जो कि थोड़े दूसरे समुदाय के जो लोगों को थोड़ा सा ठेस पहुंच जाती है, क्योंकि हमने भी उन्हें वोट दिया है और हमें भी एक तरीके से इक्वली हमें हमारी चीज़ों को सुनना चाहिए। बाकी वो एक ही तरफ़ा थोड़ा सा टिल्टेड रहते हैं हमेशा अपने समुदाय को लेकर, जो कि थोड़ा सा दिक्कत देगी समस्या। और नितिन वर्मा हैं भाजपा से जो बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव दिख रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। छोटे लाल वर्मा और नितिन वर्मा थोड़ी सी चल रही रीजनल इन्फ्लुएंस फैक्टर है, और ख़ासकर नितिन वर्मा जी की इसलिए है क्योंकि वो थोड़े से यूथ वोटर्स उनसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से झुकाव रखते हैं और थोड़ा सा रेजोनेट और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और ख़ासकर यूथ वोटर्स, जितने यूथ लीडर्स आते हैं लोग उससे ज़्यादा इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक्टिव रोल प्ले करती है और उनका इन्फ्लुएंस फैक्टर एक लॉन्गर टाइम तक रहता है, सस्टेन करता है इस एरिया में। और ख़ासकर सारे विधानसभा में यूथ वोटर्स और यूथ लीडर्स जब आते हैं तो एक तरीके से ज़्यादा अच्छे से काम होता है, फ्रूटफुल आउटकम आता है और अच्छी एक तरीके से अच्छे वे में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बेसिकली एरिया में। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी एक्टिव प्रत्याशी है और ख़ासकर उम्मीद आपने जैसे पूछा कि कहाँ मतलब बीजेपी आगे आ रही है या पीडीए के अलायंस जो है सपा कांग्रेस का, तो मैं बताते चलूँ कि नितिन वर्मा जी अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एक्टिव, छोटे लाल वर्मा जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र मंजू भदौरिया हैं, और एसपी से जो मजबूत कैंडिडेट है जो टक्कर दे सकती हैं, रूपाली दीक्षित जो दूसरे स्थान पे आई थी, खासकर मार्जिन बड़ा था बट उस मार्जिन को वो कर सकती है डिफीट, क्योंकि एसआईआर हुआ है तो कुछ बढ़ाव घटाव तो लगा रहेगा। बट हाँ, रूपाली दीक्षित एक प्रॉपर अच्छी कैंडिडेट बन के आई है और एक्टिव है खासकर, और लोग थोड़ा सा उनसे करते हैं कनेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ी सी टक्कर देखने को मिल सकता है। बट बीजेपी थोड़ा सा प्लस में चल रहा है यहाँ पे बीजेपी को, तो क्योंकि ओवरऑल यूपी विधानसभा का हम वो करें जिक्र करें तो जो योगी आदित्यनाथ जी की जो एक रही है गवर्नमेंट, उसमें लोग थोड़े से एक सेफ्टी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ओवरऑल जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा यूपी विधानसभा का सारे क्षेत्र पे, वो अच्छे अमाउंट पे पड़ेगा। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे थोड़ी छवि इधर उधर हो सकती है, वोट्स घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, कंसोलिडेट हो सकते हैं। बट हाँ, बीजेपी को इतना नेगेटिव नहीं है यहाँ पे जा रही है, बीजेपी थोड़ा प्लस में ही है। बट हाँ, कुछ चीज़ें मैंने जो बताया कि उलटफेर करने की और थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोगों का ये भी कहना है जनता का कि फेसबुक या नेता बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे सब एक्टिव देखते हैं, और सोशल मीडिया पे जितने भी, जैसे मैंने अभी कैंडिडेट्स बताए, रानी पक्षालिका सिंह है, बेबी रानी मौर्य, और जो और भी ये एमएलएस हैं, विधायक हैं अच्छे खासे, नितिन ये छोटे लाल वर्मा जी और रानी पक्षालिका सिंह, मैंने अभी बात उनकी की। फिर उसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा और अभी बाबूलाल चौधरी, ये सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं
ऑफ कोर्स सी बात है, बट एक्टिव फेसबुक होने से नहीं चलेगा, एक ज़मीन पे भी एक्टिव होना पड़ेगा। कुछ इसमें से बहुत नेता है 80-70% एक्टिव है, बट कुछ नेता नहीं है, 50% से भी नीचे है एक्टिव, उनकी जो एक तरीके से छवि है। और मैं ये भी बताते चलूँ बेसिकली कि जो प्रत्याशी मैं आपको बता रही हूँ कि नितिन वर्मा है, डॉक्टर मंजू भदौरिया, राजेंद्र मंजू भदौरिया आगरा से, फतेहाबाद से बहुत ज़्यादा है, और रूपाली दीक्षित, महेश सिसोदिया बहुत ज़्यादा है, सपा INSC से, PDA अलायंस से, राजेश शर्मा। तो मैंने बताया रूपाली दीक्षित, महेश सिसोदिया, राजेश शर्मा, SP INC PDA अलायंस से सबसे ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और मतलब काइंड ऑफ उससे भी ज़्यादा रूपाली दीक्षित है, और वो उनका प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है क्षेत्रों में। और भाजपा से नितिन वर्मा, डॉक्टर मंजू भदौरिया, छोटेलाल वर्मा जी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और यहाँ पे किसी और खासकर देखने को मिल रहा है कि नितिन वर्मा जी आते हैं, वो एक्टिव तो हैं यूथ में, और लोग उनसे रेजोनेट कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे हैं, और लोगों की डिमांड भी यूथ लीडर्स की सबसे ज़्यादा है। बट जो छोटेलाल वर्मा जी है, मैं उनकी बात करूँ तो वो निषाद समुदाय से आते हैं। यहाँ पे बीजेपी ने एक अलग फैक्टर खेला है कि उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन को एक अलग कर दिया। वहाँ पे OBCs की वोट बैंकिंग ज़्यादा थी, तो उन्होंने एक OBC के लोगों, मतलब OBC के कैंडिडेट को उठाया और मजबूत प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया लोगों के सामने। बट वहीं पे सपा ने रूपाली दीक्षित को खड़ा किया, जो एक आती है ब्राह्मण समुदाय से आती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि भाजपा थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन को लेकर थोड़ा सा कि किसका प्रभाव ज़्यादा है उस क्षेत्र में, उस कैंडिडेट को उठाती है। और सपा ने एक ब्राह्मण सीट, एक जो ब्राह्मण कैंडिडेट है उनको ये सीट में एक तरीके से उतारा था, प्रत्याशी बनाया था। एक तरीके से एक रिवर्स साइकोलॉजी देखने को मिल रहा है इस बेसिकली पूरे फतेहाबाद विधानसभा में, तो यही है। और बसपा से जो है थोड़े एक्टिव थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ बीच बीच में एक्टिव है, वो योगवीर परिहार है बेसिकली। तो ये सारे नाम हैं। और एक और नाम है भाजपा से, वो है जितेंद्र वर्मा, जो थोड़ा बहुत लोगों ने पसंद कर रहे हैं और थोड़े एक्टिव हैं, 20-25% जो है फतेहाबाद। तो ये मेरी प्रॉपर एनालिसिस रही है। तो बाकी जो वोट मार्जिन है, खासकर मैंने बताया कि बसपा यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को दिमागदारी और सोच से वो उतारे और वहाँ के कास्ट इक्वेशन को समझे, इस लैंडस्केप जो ये एरिया है फतेहाबाद, तो शायद से उम्मीद उनके पक्ष में जाते हुए दिखेगी। बट यहाँ पे जो अभी मेजरली चीज़ें चल रही वो भाजपा के पक्ष में है, तो भाजपा थोड़ी सी प्लस पे है यहाँ पे। बाकी और अभी सबको एक्टिव होना और थोड़ा सा काम करना अभी ज़रूरी है, लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी पकड़ बनानी है, जनता का दिल जीतना है। तो इसीलिए ये प्रॉपर एनालिसिस मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इससे समझ आए कि अभी पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में, पॉलिटिकल अरीना में क्या चीज़ें चल रही है आगरा विधानसभा में, और लोग किस प्रत्याशी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा हाई है, किसकी पोटेंशियल लेवल ज़्यादा है, कौन लोगों के साथ रह रहा है, उनके बीच में रह रहा है, उनकी चीज़ों को समझ रहा है, सुन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है हर विधायक की। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब अपने अपने लेवल पे एक्टिव हो रहे हैं। बाकी आगे वक्त बताएगा कि कितना क्या चीज़ें बन सकती है और किसके रुझान में ये इलेक्शन दिख रहा है। बट ओवरऑल भाजपा नेशनल लेवल पे मतलब थोड़ा सा उनके वोट्स घटने को दिख सकते हैं। ओवरऑल मैं बात करूँ पूरे यूपी विधानसभा की, कि SIR से पता चल रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत देगी, और जो भी स्वर्ण कैटेगरी के लोग थोड़ी सी नाराज़गी में, मैंने बताया। हालांकि ये सारी चीज़ें एक फैक्टर हो सकता है, बीजेपी के कुछ वोट्स डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज़ करना है, तो थोड़ा वर्क करने की नीड है, स्ट्रैटेजी को वापस से रीशेप करने की नीड है, फॉर्म करने की नीड है। ये सारी एनालिसिस हैं आज के पूरे विधानसभा सीरीज़ की। तो देखा आपने किस तरह से आज हमने 5 विधानसभा कवर करा और हमने हर एक का ज़मीनी स्तर पर रुख देखा कि किसका रुख सबसे ज़्यादा, कहाँ पे सपा का ज़्यादा है, कहाँ पे BSP का ज़्यादा है और कहाँ पे BJP का ज़्यादा है। तो इस पूरी खबर पे, इस पूरी एनालिसिस पे, इस पूरी सीरीज़ पे आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आप किसे देखना चाहते हैं 2027 विधानसभा चुनाव में, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए।